नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि आज है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। तो अगर आपने अपने टीचर्स को विश कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो आज हम इस टीचर्स डे के मौके पर आपके लिए लाए हैं एक खास एपिसोड और इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं CITS क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर आशुतोष सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम आशुतोष से आपके उन सभी सवालों के जवाब मांगेंगे जो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर अक्सर पूछते हैं। वैसे तो आप वेंसडे को हमारा इंस्टा लाइव और फ्राइडे को हमारा यूट्यूब लाइव सेशंस तो देखते ही होंगे, जिसमें आशुतोष सर आपको आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो आज का भी ये सेशन कुछ ऐसे ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सर के बारे में जानेंगे कि सर ने CITS कहाँ से पास किया है और क्यों सर ने इस फील्ड को चूज किया। तो स्टार्टिंग करने से पहले आपको जैसे मेरा नाम तो पता लग ही गया होगा। और अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं CITS कोर्स की, तो मैंने NSTI चेन्नई से पास आउट किया है। और इससे पहले मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप और ITI कोर्स भी पास आउट कर चुका हूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। ओके सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जो भी बच्चे ITI या डिप्लोमा पास कर लेते हैं वो जॉब्स कहाँ से ढूंढे, क्योंकि कोर्स करने के बाद बच्चों का पहला यही होता है कि जॉब कहाँ से मिलेगी। तो कहाँ से ढूंढे वो बच्चे जॉब्स। देखिए, ITI पास आउट करने के बाद सबसे पहला सवाल तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जॉब्स का होता है कि ITI कोर्स तो पास आउट हो गया या डिप्लोमा कोर्स तो पास आउट हो गया, अब जॉब कहाँ से लेना है। लेकिन जॉब लेने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास चलिए क्वालिफिकेशन है, आपके पास टेक्निकल स्किल है ना? लेकिन इसके साथ एक जॉब लेने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की नहीं और भी स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, है ना? सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि आपको जैसे आपको बोलने का तरीका आपका कैसा है ना? आप टीम के साथ मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जो ये बेसिक स्किल्स होती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आप फ्रेशर हैं और एक आप जॉब स्कोर करने जा रहे हैं। तो अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन तो रखना बहुत अच्छी बात है, इसके साथ ही जो आपकी स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, उन्हें भी आप ज़रूर मेंटेन करके रखिए। अब बात आती है कि ठीक है, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन जॉब कहाँ से लेंगे? तो देखिए, जॉब्स के तो वैसे आपको पता होगा काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट के लिए जॉब्स प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जितने प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में हम जानते हैं वो ये है कि वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए भी जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं और नॉन टेक्निकल के लिए भी। लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जिस पे जैसे कि मैं ही उस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से हूँ, श्रमिन की तरफ से। तो श्रमिन प्लेटफ़ॉर्म एक मैडम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल जॉब्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि MBA के लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं, BA पास आउट के लिए भी हैं और BCom वालों के लिए भी है, तो ऐसा नहीं है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो श्रमिन का प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें सिर्फ़ ITI और डिप्लोमा की टेक्निकल जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म को एक बार ज़रूर यूज़ करिए और फिर आपको देखिए आपको जॉब कितनी आसानी से और जल्दी मिल जाती है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे जो भी ITI और डिप्लोमा पास आउट्स होते हैं कि क्या वो फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके लिए फॉरेन में जॉब्स के। देखिए, बिल्कुल, जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन भी देखता हूँ, आपके सवालों के जवाब भी देता हूँ, तो काफ़ी बच्चों के सेम क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं ITI पास आउट हूँ या डिप्लोमा पास आउट हूँ और फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहता हूँ। तो देखिए, फॉरेन कंट्री में जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि आप पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, आप एज़ अ फ्रेशर जाते हैं विदेश में और जब आप एज़ अ फ्रेशर अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है, वो बिल्कुल बेसिक सैलरी पे आपको जॉब मिलती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जैसे इंडिया में रह के ही आपने 1 साल, 2 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, तो एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या होता है कि जो आपकी सैलरी डिफाइन होती है, वो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है ना? तो एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए, चाहे आप ITI के बाद या डिप्लोमा के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप कोर्स कर लीजिए, वो भी एज़ आप ट्रेनिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जॉब कर लेते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस आ जाता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अक्सर क्या होता है कि ITI पास आउट या डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं, वो जॉब ले लेते हैं। लेकिन जो जॉब रोल होता है, वो उनकी ट्रेड से बिल्कुल डिफरेंट होता है ना? काफ़ी सारी बच्चों की क्वेरी आती है कि सर मैंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कोर्स तो मैं शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझसे अपनी ट्रेड से रिलेटेड जॉब नहीं करवा रहे हैं, मुझसे हेल्पर या वर्कर का काम करवा रहे हैं। तो देखिए, जब भी जॉब को जॉइन करें वहाँ का तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कि आपका जॉब रोल क्या रहेगा, आपसे क्या-क्या काम कराया जाएगा, है ना? तो अगर आपकी ट्रेड और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही आपका
जॉब रोल है, तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। तो जैसे कि सर आप भी एक आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो आईटीआई के मोस्ट ऑफ बच्चों का ड्रीम यही होता है कि हमें रेलवे में जॉब करनी है। तो क्या स्कोप है उनका रेलवे में और किस टाइप की जॉब्स वो कर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल बच्चों का बहुत एक मन होता है कि एक सरकारी नौकरी लेना और रेलवे को ज्वाइन करना, क्योंकि रेलवे में ज्वाइन बच्चे सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो देखिए उनका कुछ हद तक ये मानना सही भी है कि हाँ सिक्योर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक उनके पास ऑप्शन है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। उनके पास देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर हैं, है ना। जितनी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट में अवेलेबल है, मैं कहूंगा कि आज के टाइम में उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में क्या होता है कि लिमिटेड सीट्स निकलती हैं, ये हम सभी को पता है कि एक लिमिटेड नंबर में सीट्स रहती हैं। उसके बाद उसमें आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, आपको एग्जाम पास आउट करना होता है, और वो काफी एक लंबा प्रोसीजर होता है, साल 1.5 साल लग जाता है, या फिर कई बार तो इससे ज्यादा भी लग जाता है। तो देखिए सिर्फ एक की तरफ आप मत रहिए कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, रेलवे जॉब लेनी है। आप ट्राई कर सकते हैं, साथ में तैयारी करिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान में रखिए। अब जैसे कि आपका सवाल था कि रेलवे में कैसे जा सकते हैं या रेलवे में क्या क्या जॉब रोल्स रहती है, तो देखिए जॉब रोल्स जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रहती हैं, पहले मैं आईटीआई का बता देता हूँ, फिर डिप्लोमा का बताऊंगा। तो देखिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब्स अवेलेबल हैं या जॉब पोस्ट अवेलेबल हैं, वो रहती हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की और टेक्नीशियन ग्रेड 4, जो कि हम ग्रुप डी की वैकेंसी के नाम से जानते हैं। अक्सर जो वैकेंसी आती है रेलवे में, वो ग्रुप डी वैकेंसी आती है नाम से, लेकिन जो उसकी पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 4 है, और उससे अपर लेवल की होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो इस इन दो पोस्ट में तो देखिए आईटीआई की जितनी भी टेक्निकल ट्रेड्स हैं और कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं, वो एलिजिबल रहती हैं इन दो पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 4। एक और वैकेंसी होती है, एक पोस्ट होती है जो जिसमें आईटीआई की कुछ लिमिटेड ट्रेड्स अप्लाई कर सकती हैं, वो होती है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट। अब हर बच्चे का एक सपना भी होता है कि मैंने आईटीआई करी है, मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट बन जाऊं, कि मुझे भी ट्रेन चलाने को मिले। तो देखिए बिल्कुल जरूर एक आपका सपना है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं कहता हूं कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो। लेकिन देखिए आईटीआई की सभी ट्रेड से एलिजिबल नहीं है एएलपी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। जैसे कि मैं कुछ ट्रेड्स बता देता हूं, बाकी आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा कि कौन कौन सी ट्रेड्स एलिजिबल हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, आरएसी ट्रेड है, और इसके अलावा डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, ट्रैक्टर मैकेनिक है। तो जो मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ ये तो एलिजिबल है ही हैं, और इसके साथ ही जो आपको स्क्रीन पे और ट्रेड्स हमारी शो हो रही हैं, तो ये भी ट्रेड्स एलिजिबल हैं रेलवे की एएलपी पोस्ट के लिए। तो सर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जॉब्स तो कर रहे हैं लेकिन सैलरी कितनी मिलेगी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन यही होता है कि हमें सैलरी कितनी मिल सकती है, क्योंकि सैलरी के लिए सब जॉब करते हैं। तो क्या बिल्कुल। उनकी सैलरी कितनी हाइक तक जा सकती है और कितनी कहाँ से शुरुआत होती है सैलरी की? तो देखिए बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पे दूंगा। देखिए आईटीआई में जो पास आउट होते हैं वो फ्रेशर भी एज अ फ्रेशर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एज एन एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद भी वो जॉब में बिल्कुल कर ही सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी वो कर रहे होंगे। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो सैलरी होती है 10,000 से 15,000 के बीच में, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट पे वेरी करता है कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है और उनकी कितनी स्किल्स इंप्रूव्ड हैं। तो उनके लिए जो सैलरी रेंज रहता है वो देखिए 20 प्लस ही रहता है, 20 प्लस रहता है। कितना रहेगा वो एक्सपीरियंस बेस पे रहता है। इसके अलावा देखिए काफी बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं, मतलब मुझसे ही पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, कि सर हमें स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम मिल रही है, या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में सैलरी बहुत कम मिल रही है। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि जब आप एक फ्रेशर होते हैं, तब आपकी जो आपको इंडस्ट्रियल कितनी नॉलेज नहीं होती कि इंडस्ट्री में जॉब रोल क्या है और वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है। तो स्टार्टिंग में तो आपको काम सीखना होता है, ठीक है, आप एक फ्रेशर हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आपको सैलरी 10,000 से 15,000 मिल रही है, तो बिल्कुल आप स्टार्ट करिए उसे। 1 साल से 1.5 साल तक आप उस जॉब को करिए। जब आप जॉब में आपको स्किल्स आ जाएंगी, आपको सारा वर्क आ जाएगा, फिर आप बिल्कुल अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में एक अच्छी सैलरी पे जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, जो बच्चे कहते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप में हमसे काम करवाते हैं और सैलरी बहुत कम देते हैं, यानी कि 7-8 हज़ार देते हैं या 9 हज़ार देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि देखिए
अप्रेंटिसशिप में सबसे पहली बात कि आपको सैलरी नहीं मिलती है। अप्रेंटिसशिप में आपको मिलता है स्टाइफन। स्टाइफन तब दिया जाता है जब आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है? तो अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इंडस्ट्री में क्या करना है, कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है ना इंडस्ट्री में, क्योंकि देखिए काफी सेफ्टी मेजर्स भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं वहां पे काम करने के लिए। तो देखिए अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे आप सीखते हैं, आपसे पूरा वर्कर का काम नहीं कराया जाता है, वहां पे आप सीखते हैं। तो सीखने के साथ साथ आपको स्टाइफन दिया जाता है, मतलब कि आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है। तो वो तो आपके लिए देखिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको सीखने को भी मिल रहा है, साथ में आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा समझदार बनिए कि अप्रेंटिसशिप में आपको स्टाइफन मिलता है, और जब आप एक जॉब को ज्वाइन करते हैं तब आपको एक प्रॉपर सैलरी मिलती है। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि सर सैलरी बहुत कम है। तो देखिए बेटा, ऐसा क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, सिर्फ सैलरी नहीं दी जाती है, उसके साथ में अदर एलोवेंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपका फूड एलोवेंस है, एकोमोडेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। तो इस तरह की अदर एलोवेंसेस भी दिए जाते हैं आपको सैलरी के साथ में। तो उम्मीद है आपको सैलरी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यूजर्स का अगला क्वेश्चन ये है कि एससीवीटी और एमसीवीटी में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है? तो देखिए एससीवीटी और एनसीवीटी में क्या डिफरेंस होता है, देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है। एससीवीटी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है और एनसीवीटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। बच्चे क्या सोचते हैं कि देखिए एससीवीटी की इंपॉर्टेंस कम होती है, एनसीवीटी की ज्यादा होती है, क्योंकि वो सेंटर के अंडर है, और एससीवीटी को जॉब नहीं मिलती है, एनसीवीटी को जल्दी मिलती है। तो देखिए ऐसा कोई भी मैडम डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस इसमें सिर्फ स्टेट का और सेंटर का है कि वो उनकी जो अथॉरिटी है, फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वो अलग अलग है। लेकिन उनकी सर्टिफिकेट की वैल्यू या फिर कहें कि उन्हें जॉब मिलने की चांस है, तो वो देखिए दोनों को सेम रहती है। चाहे आप एससीवीटी से हो चाहे एनसीवीटी से हो, आपको सेम सैलरी मिलेगी जहां भी आप ज्वाइन करेंगे, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी बराबर मिलेगी। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। और दूसरी चीज, अगर बच्चे के मन में ये है कि मैंने एससीवीटी किया हुआ है, मैं इसे एनसीवीटी में कन्वर्ट करा लूं, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जब आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तभी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एससीवीटी चूज करना चाहते हैं या एनसीवीटी। एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारी फीमेल्स के लिए, जो जी फीमेल्स, जी बिल्कुल। तो वो कौन से कोर्स कर सकती हैं और उनके लिए क्या जॉब्स ऑप्शन है? क्या वो इंडस्ट्रीज में काम कर सकती हैं, मतलब क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज के टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफी मतलब प्रमोट कर रही है लड़कियों के लिए, जॉब्स के लिए भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको बराबरी का मौका मिले। और बात करें हमारे आईटीआई की जॉब्स की भी, तो देखिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती है, चाहे वो लड़कियां हो या फिर लड़के हों, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अब बात करें ट्रेड्स की, कौन कौन सी ट्रेड्स हैं या फिर कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो देखिए सभी में अगर बराबर अपॉर्चुनिटी जब दी जा रही है, तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक गर्ल इलेक्ट्रीशियन नहीं कर सकती, इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकती, या फिर वेल्डर नहीं बन सकती। जब उनके पास जॉब की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल सभी ट्रेड्स में अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अगर गर्ल्स ये सोचती हैं कि इलेक्ट्रिकल का वर्क में मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझसे दिक्कतें आएंगी, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट रहती है कि आपकी स्किल्स जरूर अच्छी होनी चाहिए। स्किल्स और नॉलेज अगर आपकी अच्छी है, तो आपको जॉब मिलेंगी, और सभी ट्रेड्स अच्छी हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको ये ट्रेड करिए सिर्फ इसी में आपको जॉब मिलेगी, ऐसा कोई लिमिटेशन तो नहीं। मतलब गर्ल्स पूछते हैं कि हमारे लिए क्या कोई नॉन टेक्निकल कोर्स है जिसे हम कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे कोर्सेज गर्ल्स के लिए? जी बिल्कुल, देखिए नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी हैं आईटीआई में, और टेक्निकल कोर्सेज भी हैं। नॉन टेक्निकल की बात करूं तो देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी है, इसके बाद इसके अलावा कोपा है ना, और आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटीएसएम ट्रेड है। तो इस तरह की जो ट्रेड्स हैं, ये सारी हमारी नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में आती हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन सर से यही होने वाला है कि जो फिलहाल बच्चे 10th कर रहे हैं, तो वो कोर्सेज आईटीआई में जाना चाहते हैं, लेकिन आगे कौन से जो कोर्सेज है वो डिमांड में होने वाले हैं, तो वो कौन से कोर्सेज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं? देखिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, यानी कि आने वाले सालों में कौन किसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, यानी कि इंडस्ट्री किसकी ज्यादा ग्रोथ करेगी, और कहाँ पे आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी, मेरे हिसाब से आपका सवाल यही है। तो देखिए इसमें आईटीआई की काफी ट्रेड्स नई आई हैं और आने वाली भी हैं कमिंग फ्यूचर में। तो देखिए इनकी जो सबसे डिमांडिंग ट्रेड्स रहेंगी इन फ्यूचर में, देखिए और वो तो ऑलरेडी रहेंगी, जैसे हमारे इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह हैं। इसके अलावा अगर अदर ट्रेड्स की बात करूं, तो देखिए हमारे पास मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोर्स है आईटीआई में, जिसकी काफी डिमांड रहेगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको पता ही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी सारे आ रहे हैं।
तो मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो आईटीआई ट्रेड है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी ट्रेड है। इसके अलावा देखिए जो और अच्छी ट्रेड्स हैं वो हमारे पास ड्रोन पायलट की है ना, और ड्रोन टेक्नीशियन की है। इसके अलावा हमारे पास बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी एआई के बेसिस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी एक आईटीआई का कोर्स आएगा। तो अभी तो वो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही लॉन्च होगा वो उसके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कोर्स काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो मतलब काफी सारे नए ट्रेड्स ऐड होने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, काफी ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि सर आपके पास इतनी नॉलेज है, आपने सीआईटीएस किया हुआ है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब सीआईटीएस करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं किसी भी आईटीआई में, तो वो कैसे बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं? तो देखिए सीआईटीएस जो कोर्स करना चाह रहे हैं, जो बच्चे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए उनके लिए क्या होता है कि उन्हें एक सीआईटीएस का कोर्स करना होता है, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम एक कोर्स है, वो उन्हें करना होता है। और उसे पास आउट करने के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना होता है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं तो देखिए सीआईटीएस कोर्स के लिए आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीटेक के भी हमारे कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है कि उसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए उसमें हर साल फॉर्म आते हैं, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, सीआईटीएस की एनसीवीटी की वेबसाइट पे, या फिर ऑनलाइन एडमिशन है सीआईटीएस ऑनलाइन एडमिशन, तो इन वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए वहां पे आपको फॉर्म फिल करना होता है, एक प्रॉपर डेट होती है, आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको क्या होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम होता है 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम है, और वो एग्जाम देने के बाद आपकी जो रिजल्ट आता है, आपके जो मार्क्स आते हैं, तो मार्क्स के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। कॉलेज देखिए ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं एनएसटीआई, और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं आईटीओटीज। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क ये है कि एक सेंटर का है और एक स्टेट का है। तो इन दो कॉलेजेस में से बच्चे सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलेज अलॉट होते हैं वो आपकी मेरिट लिस्ट बेसिस पे होंगे, यानी कि जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उसको उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाएगा। तो आप सीआईटीएस कोर्स करने के बाद उसमें जब वैकेंसी आती है, अब मेन पॉइंट जो है, जब गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, तो उसमें देखिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आईटीआई और सीआईटीएस नहीं, आपके इसके अलावा आपके साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस की मैं बात बताऊं तो देखिए आईटीआई के बाद जिन बच्चों ने सीआईटीएस कोर्स किया है उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तभी वो गवर्नमेंट की वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज, जिन्होंने डिप्लोमा के बाद सीआईटीएस कोर्स किया है तो उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और जिन बच्चों ने बीटेक के बाद सीआईटीएस कोर्स किया है उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी वो गवर्नमेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते तो हैं। सर ये किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब फील्ड का या फिर किसी आईटीआई? एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए इसमें दोनों ही तरह के एक्सपीरियंस वैलिड होते हैं। चाहे आप किसी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ाइए, वहां पे एक्सपीरियंस लीजिए, वो भी वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसका भी जो एक्सपीरियंस रहेगा वो प्रॉपर्ली वैलिड माना जाएगा। दोनों ही फील्ड का आपका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड होगा। तो उम्मीद है आपको सीआईटीएस को लेकर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपका डाउट। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि सीआईटीएस को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और आज के इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सर के जो भी सवालों के जवाब दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।